बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए है। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से टॉपिक नंबर 3.4 और 3.5 को इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया का क्या कॉन्सेप्ट है और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की लिमिटेशंस क्या हैं। टॉपिक नंबर बेटा 3.4 है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब इसके 3 लॉज जो है वो बुक में डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले हम लॉज को पढ़ेंगे, फिर हम इसके निशान भी लगाएंगे कि पेपर में आपने जब ये लॉ आएगा शॉर्ट में या लॉन्ग में तो अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले कौन सी लाइन लिखनी है और बाद में कौन सा पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें तरतीब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी गई बल्कि कॉमन डिस्कशन दी गई है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन शुरू करते हैं। वो कहता है इट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप अ बॉडी, कि अगर किसी जिस्म को हरकत में लाना है या कोई जिस्म हरकत में है आपने उसे रोकना है तो हमारा मुशाहिदा ये कहता है कि आपको ताकत लगानी पड़ेगी दोनों केसेस में। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल रिमेन्स देयर, एक किताब जो आपने टेबल पे रखी है, जैसे ये राइट साइड पे उसने टेबल दिखाया है, कहता है ये वहीं पड़ी रहेगी अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट, जब तक कि आप ताकत ना लगाएं और ताकत लगा के इसको खुद से वहां से उठा के ना लेके जाएं। अ बॉल रोलिंग ऑन फ्लोर शुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, अगर एक बॉल आपने जमीन पर फेंकी है, लुढ़काई है, धक्का दिया है उसे और वो जा रही है, तो कहता है ये चलती चली जाएगी हत्ता कि इस पे कोई बैरूनी ताकत ना लग रही हो। अगर कोई बाहर की ताकत ना लग रही हो तो फिर ये चलती चली जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। आप बॉल फेंकते हैं, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है, तो वो कहता है प्रैक्टिकली इट इज नॉट ट्रू। बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, थोड़ा सा फासला तय करके आपकी गेंद जो है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? दरअसल एन अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन कॉजेज द बॉल टू स्टॉप, कि मुजाहमत जो है, फ्रिक्शन जो है, वो उसको रोक देती है। न्यूटन एक्सप्रेस्ड सच ऑब्जर्वेशंस इन हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट, न्यूटन ने इस चीज को अपने पहले लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन किया है, जो कि क्या कहता है, तो आप यहां से जरा निशान लगा लें। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, ठीक है, ये लाइन काट दें और आप क्या लिखेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट। नेक्स्ट वो कहता है बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, कि एक जिस्म जो हरकत में है वो हरकत में ही रहता है, जो रुका हुआ है वो अपनी जगह पर साकित रहता है हत्ता कि उस पर कोई बैरूनी ताकत ना लगे। तो ये 2 लाइनें सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, और उसके बाद आप ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर 2 लाइन का आपका क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये 2 लाइनें लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये 2 लाइनें लिखेंगे आपको 2 नंबर बोर्ड में मिल जाएंगे। फिर आगे एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते हैं, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट निशान भी लगाएंगे। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस सडनली स्टॉप्स द पैसेंजर टेंड्स टू बेंड फॉरवर्ड, जब एक तेज चलती हुई बस अचानक रुकती है तो मुसाफिर जो है वो आगे को झुकता है, आगे को धक्का लगता है, उसे आगे गिरता है। इट इज बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, क्यों कि वो चाहता है कि वो पहले मोशन में था तो अब भी उसकी मोशन की हालत कंटिन्यू रहे। बस जैसे रुकी, उसका जिस्म फॉलो कर रहा था हरकत को, वो आगे जाके गिरा। इसके बरक्स ऑन द अदर हैंड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट, एक बस रुकी हुई थी, अचानक से चली है, द पैसेंजर आर पुश्ड बैक अगेंस्ट द सीट, तो आपको पीछे को धक्का लगता है, आप पीछे को गिरते हैं। दिस टाइम द टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर इज टू रिटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, इस वक्त उस मुसाफिर के जिस्म ने कोशिश की कि वो रुका रहे, बस चले लेकिन वो ना चले। ये इनर्शिया की वजह से होता है। किस वजह से होता है बेटा? इनर्शिया की वजह से। आगे इनर्शिया की डेफिनेशन भी आएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये क्वेश्चन ही आप मार्क कर लें। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस सडनली स्टॉप्स द पैसेंजर टेंड टू बेंड फॉरवर्ड, व्हाई, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली।
और इसका आंसर आपका इसी लाइन में लिखा हुआ है, बिकॉज दे वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर मोशन। दूसरा क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक। इसका आंसर यहां तक बन रहा है, बिकॉज द पैसेंजर वांट टू रिटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रुका रहना चाहता था। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मजीद एक्सप्लेनेशन में कहता है, अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। एक बस जो सड़क पर चल रही है उसको अपनी मोशन कंटिन्यू रखनी चाहिए फर्स्ट लॉ के मुताबिक, तो जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे इंजन की। बट प्रैक्टिकली वी सी इफ द इंजन स्टॉप्स वर्किंग, लेकिन जब इंजन रुकता है, बस कम्स टू रेस्ट, तो आपकी बस तो रुक जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द बस एंड द रोड। क्यों? कि जब आप इंजन बंद करते हैं, आपके टायर और आपकी सड़क के दरमियान की जो मुजाहमती फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, ब्रेक लगने पे वो उसको रोक देती है। इसी तरीके से द बॉडीज मूविंग ऑन द अर्थ आर स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो जिस्म जमीन पर चल रहे हैं ये भी किस फोर्स के तहत रुकते हैं? फ्रिक्शन के तहत। जैसे हमने बॉल फेंकी थी तो बॉल थोड़ी देर के बाद थोड़ा फासला तय करके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। इफ यू वर आउटर स्पेस एंड थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे व्हेन नो फोर्स इज एक्टेड अपॉन, अगर आप खला में हैं और किसी चीज को फेंकते हैं, वो नहीं रुकती, कहता ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव फॉरएवर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वहां वो चलता ही रहता है, बिकॉज वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, फ्रिक्शन नहीं है वहां पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंसी, के कुव्वत जो है वो एक ऐसी एजेंसी है, ऐसी फोर्स ताकत है विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, जो जिस्म को हरकत में भी ला सकती है, जो हरकत करते हुए जिस्म को रोक भी सकती है। ठीक है। फोर्स काजेज एक्सेलरेशन, यहां पर एक मारूजी लिखी हुई है, फोर्स काजेज एक्सेलरेशन। तो बेटा आप ये वाली डेफिनेशन भी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ये मारूजी तैयार करेंगे एमसीक्यूज। यहां से आप जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, यहां से लेकर और इधर तक आप इसको प्रोवाइड करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तक इसकी एक्सप्लेनेशन, अगर ये लॉन्ग में आ जाए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ये लिखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, उसके बाद ये वाला पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे ये वाली डेफिनेशन लिखनी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने सिर्फ ये लिखना है जहां पे मैं टिक लगा दूं। जो नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ नंबर 2 आया था, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड टू बेंड फॉरवर्ड। अगर ये सवाल आए तो ये लाइन जवाब में लिखनी है, और अगर इसके बरक्स आए कि बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक, तो ये वाली लाइन आपने जवाब में लिखनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। शॉर्ट के हिसाब से भी आपको बता दिया, लॉन्ग के हिसाब से भी बता दिया। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है बेटा इनर्शिया की। इनर्शिया कौन सी कुव्वत है, क्या चीज है इनर्शिया? यहां से आप इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, कि किसी जिस्म की ऐसी सलाहियत, ऐसी खसूसियत जिसकी वजह से अ बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर एक जिस्म रुका हुआ है तो वो उसको ताकत दे कि ये रुका रहे। ठीक है, वो सलाहियत उसे ये काबिलियत दे, ये ताकत दे कि वो रुका रहे। और अगर वो चल रहा है तो इनर्शिया कहती है कि ठीक है जी, मूवमेंट में ही रहो, मोशन में ही रहो, स्ट्रेट लाइन में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो ताकत डिस्कस हो रही थी वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही डिस्कस हो रहा था, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही चीज है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहां से आप निशान लगा लें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज समटाइम्स कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की आपने डेफिनेशन कर ली और इनर्शिया की आपने क्या बता दिया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके अलावा बेटा एक एमसीक्यूज भी बन सकता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है।
तो इनर्शिया आपके मैस पे डिपेंड करता है। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी जिस्म का जितना मैस होगा उतना ही ज्यादा उसमें इनर्शिया होगा। ग्रेटर द मैस ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। तो ये क्या आ गया बेसिकली, रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड इनर्शिया आ सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग इनर्शिया आ सकता है। दोनों क्वेश्चन को नोट कर लें पेंसिल से अपने पास कि मैस और इनर्शिया का एक तो ताल्लुक आपने नोट कर लिया, दूसरा ये कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इनर्शिया, फैक्टर अफेक्टिंग इनर्शिया। तो फैक्टर अफेक्टिंग इनर्शिया में आपका मैस आ जाएगा बेटा, जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा इनर्शिया। नेट फोर्स की डेफिनेशन यहां से, अ नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स चाहिए होती है आपको चीज की स्पीड चेंज करने के लिए, किसी बॉडी की स्पीड चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ नेट फोर्स मे काज अ बाइसिकल टू पिक अप स्पीड क्विकली, कि आप नेट फोर्स लगाएंगे तो आपके जिस्म की स्पीड जो है वो तब्दील हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटा, नेट फोर्स होती क्या है? नेट फोर्स होती है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि आप जब तमाम फोर्सेस को सम करते हैं, अब आपकी बॉडी पे कुछ पॉजिटिव फोर्सेस लग रही होती हैं और कुछ नेगेटिव फोर्सेस लग रही होती हैं, सबको ऐड करके जो नेट रिजल्ट बचता है, अगर उसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म पर नेट फोर्स लग रही है। और अगर जीरो हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो, वो जिस्म हिलेगा नहीं। और अगर माइनस में होगा तब भी वो जिस्म नहीं हिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोर्ड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग के लिए आप इसे जहन में रख के याद करेंगे। शॉर्ट आ जाएगा 2 नंबर का, तो मैं उसका भी बताता हूं आपको कैसे जवाब लिखना है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बताता हूं अलग अलग। सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी स्टेटेड एज, कि न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे लिखा जा सकता है। इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, कि अगर किसी जिस्म पर नेट फोर्स एक्ट कर रही है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस करके, जीरो से ज्यादा जवाब आ रहा है तो नेट फोर्स कहलाएगी। इट एक्सेलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये उस जिस्म की एक्सेलरेशन बढ़ाती है, रफ्तार बढ़ाती है। रफ्तार की तब्दीली को एक्सेलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, कितनी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, कितनी एक्सेलरेशन आएगी, कहता है ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि आपने ताकत कितनी लगाई है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी। साथ में आप यहां पे लिख देंगे सच दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास शॉर्ट में आए ना तो फिर आपने ये डेफिनेशन लिखनी और बस ये फार्मूला लिख देना, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब बेटा इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन है कि उसकी वेलोसिटी में तब्दीली कितनी आई है, रफ्तार में तब्दीली कितनी आई है। जितनी ज्यादा आप ताकत लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, आप ताकत लगाते हैं उस पर। अगर कम ताकत लगा रहे हैं, एक बंदा धक्का लगा रहा है, थोड़ी सी हिलेगी। 2 लगा रहे हैं, ज्यादा ताकत होगी, ज्यादा हिलेगी। 4 बंदे ताकत लगाए और ज्यादा हिलेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एक्सेलरेशन किसके, फोर्स के। अब मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, वही 4 बंदे एक मेहरान कार को धक्का लगा रहे हैं और वही 4 बंदे जो है वो किसको लगा रहे हैं, एक ट्रक को। कार हिल जाएगी, ट्रक नहीं हिलेगा। क्यों? कि ट्रक का मैस जो है वो मेहरान कार से ज्यादा है, वो बहुत बड़ा है। लिहाजा मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एक्सेलरेशन के। मैस जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी कम प्रोड्यूस होगी, फोर्स जितनी ज्यादा होगी एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब इन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है आपको। कंबाइन कैसे करते हैं आप, ए फॉर एक्सेलरेशन है, एम फॉर मैस है, एफ फॉर फोर्स है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स एफ के, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, तो 1/m लिखेंगे। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्रोपोर्शनल एफ ओवर एम, ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। प्रोपोर्शनैलिटी को बेटा फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं इज इक्वल टू में, और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो ये इज इक्वल टू जस्टिफाई हो जाता है। तो ए इज इक्वल टू क्या बन गया, कांस्टेंट इनटू एफ ओवर एम, कांस्टेंट इनटू एफ ओवर एम। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एसआई यूनिट में उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट, इफ m इज इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन हो, तो फिर कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। चूंकि 1 किसी से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो उस पर कोई फर्क नहीं डालता, तो लिहाजा कांस्टेंट की जगह आपने पुट किया 1, तो a बराबर हो गया 1 इंटू एफ ओवर एम, m जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ, f इज इक्वल टू एम ए हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, उसका प्रूफ हो गया, डेरिवेशन हो गई। तो लिहाजा अगर आपको डेरिवेशन लिखनी हो तो वो आप यहां से यहां तक लिखेंगे। अब ये डेरिवेशन कब लिखनी है, सिर्फ जब तब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए। कब आए, लॉन्ग क्वेश्चन में आए। तो आप यहां पर प्रूफ की हेडिंग दे लें या डेरिवेशन की हेडिंग दे दें, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास यूनिट लिखना है इसका आपने, ठीक है। यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये आप मार्क कर लें, और यहां से न्यूटन की डेफिनेशन आ गई आपके पास कि व्हाट इज न्यूटन, कब फोर्स 1 न्यूटन होगी। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है ना, यूनिट कैसे बनाया जाता है बेटा, उसके फार्मूले से। मास का यूनिट 1 kg, एक्सेलरेशन का यूनिट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर आ गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज द फोर्स which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। कि अगर हमारे पास कोई ऐसा जिस्म हो जिसका मास 1 किलोग्राम हो और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इतनी ताकत को हम 1 न्यूटन की ताकत कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। तो ये आ गई आपके पास न्यूटन की डेफिनेशन। तो इस पेज से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में एक ये न्यूटन की डेफिनेशन हो गई, और एक आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन होगी, जो ऊपर येलो बॉक्स मैंने मार्क करवाया। उसके साथ आप फार्मूला साथ लिख लेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। ये जो दरमियान वाला पोर्शन है जो मैं पेंसिल से आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, ये सिर्फ आपने तब करना है जब ये 4 नंबर के लॉन्ग में आए, प्रूफ F इज इक्वल टू एम ए, तो तब आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और ये मैथमेटिकल प्रूफ भी करना है। नेक्स्ट बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। ठीक है, कि ताकत का इस्तेमाल करने से वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे क्या असर पड़ता है। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, वेलोसिटी को उर्फी आम में आप रफ्तार कह लें। अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन इट और डेसेलरेशन इन इट। ताकत लगाने से आप उसकी वेलोसिटी को, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगी, और अगर स्पीड को, वेलोसिटी को कम करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, डेसेलरेशन। वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिहाजा ये मैग्नीट्यूड में भी फर्क डाल सकती है, डायरेक्शन में भी फर्क डाल सकती है, और दोनों चीजों में भी फर्क डाल सकती है फोर्स वेलोसिटी के। ठीक है, तो लिहाजा फोर्स के बढ़ाने या फोर्स के कम करने से पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी आ सकती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आ सकती है। आप ज्यादा धक्का लगाएंगे, गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाएगी, आप कम धक्का लगाएंगे, कम हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स का जो असर है वेलोसिटी के ऊपर वो क्या है, दोनों, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप बढ़ा रहे हैं वैल्यू को, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, कम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी, जिसे डेसेलरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेन टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको भी बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने उसकी स्टेटमेंट याद करनी है 2 नंबर के लिए, कि अगर स्टेटमेंट आ जाए तो कैसे लिखना है। स्टेटमेंट इसकी ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटेड एज, इट इज स्टेटेड एज, हेडिंग देंगे आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कहेंगे इट इज स्टेटेड एज, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि हर अमल का रद्द अमल मौजूद है, हर अमल का रद्द अमल। आप ताकत लगाते हैं किसी जिस्म पे, वो जिस्म भी आप पे ताकत लगाता है, तो आपने जो ताकत लगाई वो एक्शन फोर्स है, और जो उस जिस्म ने आप पे ताकत लगाई जवाबन, वो रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, और इन दोनों ताकतों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। आप जब उस पे ताकत लगा रहे हैं तो डायरेक्शन उसकी तरफ है, जब वो जिस्म आप पे ताकत लगा रहा है तो डायरेक्शन आपकी तरफ है। ठीक है, अच्छा, since action and reaction do not act on the same body but they act on 2 different bodies, so they can never balance each other।
एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग जिस्म पे लगती है। एक्शन फोर्स आपने उस जिस्म पे लगाई, रिएक्शन फोर्स उसने आप पे लगाई, तो ये बैलेंस आउट नहीं होती, ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करती। तो लिहाजा न्यूटन थर्ड लॉ को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इफ वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, कि अगर एक जिस्म दूसरे जिस्म पे ताकत लगाए, द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर ताकत लगाता है। ठीक है, इस तरह भी इसे लिख सकते हैं बेटा, और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई आपकी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले वाली ज्यादा आसान है, आप यही वाली याद कर लें। नेक्स्ट बेटा आपको इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है, कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आप एग्जाम्पल जरूर मेंशन करेंगे एक स्टेटमेंट लिखने के बाद। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्रेस अ स्प्रिंग, जब आप इस स्प्रिंग को दबा रहे हैं पॉइंट ए पर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर हैंड ऑन द स्प्रिंग इज एक्शन फोर्स, तो जो ताकत आप लगा रहे हैं इस स्प्रिंग को दबाने के लिए, ये ताकत क्या कहलाएगी? एक्शन फोर्स। आवर हैंड आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, अब स्प्रिंग वापस धक्का लगा रहा है ताकि वो खड़ा हो जाए, ऊपर आ जाए, वापस आ जाए अपनी पोजीशन पे बी पॉइंट पे, तो ये जो ताकत स्प्रिंग लगा रहा है ये फोर्स ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, ये रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की एक आप एग्जांपल लिख देंगे और ये स्टेटमेंट लिख देंगे आप किसकी? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फोर्सेज एक्ट इन पेयर, कि ताकतें हमेशा पेयर में ही काम करती हैं, जब कभी एक्शन फोर्स लगती है तो साथ में रिएक्शन फोर्स भी अमल में आती है। ठीक है, तो फोर्सेज एक्ट इन पेयर, यहां से आप शुरू करेंगे इस पे शॉर्ट क्वेश्चन, और एक एग्जांपल बस आपने मेंशन करनी है, जो एग्जांपल आपके दिल को लगे। आगे 2 एग्जांपल दी हुई हैं। फोर्सेज एक्ट इन पेयर्स व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स, जब 2 चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई ताकत लगाती हैं तो हमेशा पेयर में लगती है, एक एक्शन फोर्स कहलाती है, दूसरी रद्द अमल की ताकत क्या कहलाती है? रिएक्शन फोर्स। अब आपने क्या करना है बेटा, ये लाइन लिख के ना और एग्जाम्पल पे आ जाना है और एक एग्जाम्पल देनी है। अब आपकी बुक वाला ना 2 एग्जाम्पल देता है यहां पर, उन 2 में से आपने कोई सी एक एग्जाम्पल मेंशन करनी है। अब आपका दिल करे तो गन एंड बुलेट वाली कर दें, आपका दिल करे तो बुक लाइंग ऑन अ टेबल। यहां से छोटी आपको कौन सी नजर आ रही है? गन एंड बुलेट वाली, तो आप ये वाली एग्जाम्पल मेंशन कर दें। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब आप गोली चलाते हैं इस गन से, द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, गोली जाती है आगे की सिमत, विद अ फोर्स एक्शन एफ, दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन, द गन रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और गन आपको झटका लगाती है पिछले सिमत में, विद अ रिएक्शन फोर्स आर, तो ये उसकी रद्द अमल की ताकत होती है रिएक्शन फोर्स। गोली आगे गई है और गन ने झटका कहां लगाया? बैक साइड पे, रिएक्शन फोर्स। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें मेंशन कर देंगे अगर आपके पास आएगा कि हाउ डू यू एक्सप्लेन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली। अब आपने तीनों लॉज पढ़ लिए, कुछ इसकी लिमिटेशंस पढ़नी है कि किस जगह पर जाकर ये लॉज इंप्लीमेंट नहीं होते। ठीक है, इनकी एक्यूरेसी कहाँ पाई जाती है, कहाँ ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, और किस जगह पे ये लॉज जो है काम नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड with very high degree of accuracy to the motion of objects and velocities which we come across in everyday life। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों की हरकत हैं, उनकी वेलोसिटी है, उनकी स्पीड है, कहता है उसके ऊपर तो न्यूटन के लॉ अच्छी तरह लगते हैं। कहाँ नहीं लगते ये पढ़ना है, ये जवाब देना है। लिमिटेशन का मतलब है ड्रॉबैक्स, किस जगह पर जाके इसकी अतलाक ख़त्म हो जाता है। कहता है द प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी डील विद द मोशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटीज क्लोज टू दैट ऑफ लाइट, कि मसला वहाँ आता है जहाँ हम छोटे ज़र्रात की मोशन को डिस्कस करते हैं जिनकी स्पीड तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। फॉर दैट पर्पज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इज एप्लीकेबल। तो वहाँ न्यूटन के लॉज नहीं काम करते बल्कि आइंस्टाइन के लॉ काम करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इधर तक बस
ये चीज बतानी है उसे कि आम जिंदगी में तो न्यूटन के लॉ काम करते हैं आम ऑब्जेक्ट्स पे, लेकिन जिन चीजों की स्पीड बहुत तेज है वहां पे क्या है काम करता, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स काम करती है। और अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर लें, ठीक है, कि इतना भी आप इसका जवाब लिख देंगे ना तब भी आपका जवाब ठीक माना जाएगा कि व्हेन वी डील विद मोशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटीज क्लोज टू दैट ऑफ लाइट, तो फिर न्यूटन के लॉ यहां पर काम नहीं करते हैं। बहरहाल आप पूरा लिखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। तो ये टॉपिक बेटा 3.5 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।